A very beautiful morning, my dear students. Today our topic is the waivers, यानी कि लेसन नंबर जो हमारा चल रहा था, लेसन नंबर 6, सॉरी, लेसन नंबर 7 ऑफ हिस्ट्री, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज अंडर कॉलोनियल रूल। तो वीवर्स में देखिए बच्चों कि बुनकरों के लिए द इंडियन वीवर्स बिलोंग टू ए कम्युनिटी वेयर द आर्ट ऑफ वीविंग वाज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. They were specialists in weaving. Some of the communities famous for weaving were the Tanti weavers of Bengal, the Juhas or Momin weavers of North India, and the Kekolar and Devans of South India. तो बुनकरों के लिए हमारा टॉपिक है। इसमें कहता है कि भारतीय बुनकर एक ऐसे समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं जहां बुनाई की कला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली जाती थी। वे बुनाई के विशेषज्ञ थे। ठीक है। और बुनाई के लिए प्रसिद्ध कुछ समुदाय बंगाल के ताती बुनकर, उत्तर भारत के जुलाहा या मोमिन बुनकर और दक्षिण भारत के काइकोलर और देवेंस थे। उसके बाद वीविंग इज एन आर्ट इन विच टू डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ yarns और थ्रेड्स कॉल्ड द वार्प एंड द फिलिंग और वेफ्ट आर इंटरलैक्ड with each other to form a fabric or cloth. The warp threads run lengthways of the piece of cloth and the weft runs across from side to side. The manner in which the warp and filling threads interlace with each other is known as the weave. तो ये कहता है कि बुनाई एक कला है जिसमें यार्न या धागे के दो अलग अलग सेट जिसे ताना कहा जाता है और कपड़े या कपड़े बनाने के लिए भरने या बाने को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है। ताना धागे कपड़े के टुकड़े की लंबाई के रास्ते चलाता है, पेट भर से लेकर बगल तक चलता है। ठीक है। जिस तरह से ताना और भरने वाले धागे जो हैं एक दूसरे के साथ गुथते हैं उसे बुनाई के रूप में जाना जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। द एंशियंट आर्ट ऑफ हैंड वीविंग अलोंग द हैंड स्पिनिंग रिमेन्स ए पॉपुलर क्राफ्ट. दिस वॉज ए वर्क डन मोस्टली बाय वुमेन. द चरखा एंड द टकली वर टू स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट्स. द थ्रेड वॉज स्पन ऑन द चरखा एंड रोल्ड ऑन द टकली. तो ये कहता है कि हैंड स्विमिंग की प्राचीन कला के साथ साथ हैंड स्पिनिंग भी एक लोकप्रिय शिल्प है। यह ज़्यादातर महिलाओं द्वारा किया गया काम था। चरखा और टकली दो कताई यंत्र थे। धागा चरखे पर घमता था और टेकली पर धागा जो था वो चरखे पर चलता था और टेकली जो थी वो किस पे चलती थी? टेकली हमारी चलती थी, आगे देखिए कहाँ है, हाँ, चरखा एंड रोल्ड ऑन द टेकली, और जो टेकली थी वो घूमती रहती थी। ठीक है। तो ये बात इसमें बताई गई है, यानी जो हमारा धागा था वो टेकली पर चलता था और जो है और टेकली पर लुढ़क जाता था वो धागा। When the spinning was over, the thread was woven into cloth by the weaver. In most communities, weaving was a task done by men. For colored textiles, the thread was dyed by the dyer, known as rangreis. For printing, the weavers required the help of specialized block printers called chippingers. Handloom weaving provided livelihood for millions of Indians. तो ये कहता है कि जब कताई खत्म हो जाती है तो बुनकर द्वारा कपड़े को बुना जाता था। अधिकांश समुदाय में बुनाई पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक कार्य था। रंगीन वस्त्रों के लिए डायर रंगे हुए थे जिन्हें रंगरेज के नाम से जाना जाता था। मुद्रण के लिए बुनकरों को विशेष ब्लॉक प्रिंटर की मदद की आवश्यकता होती है जिसे चिप्पीगर्स कहा जाता है। क्या कहता है? ब्लॉक प्रिंटर की मदद आवश्यकता होती है जिसे चिप्पीगर्स कहा जाता है। हथकरघा बुनाई ने लाखों भारतीयों को आजीविका प्रदान की। भारतीय वस्त्रों को हैंडलूम वेविंग प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। ठीक है। बहुत सारे आजीविका प्रदान की लाखों भारतीयों को। डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, अब आगे जो है इंडियन टेक्सटाइल्स के पतन आ गया था कि कैसे क्या हुआ। अ मैसिव ब्लो वाज डील्ड टू इंडियन टेक्सटाइल्स बाय टू डेवलपमेंट्स. The first was that they now had to compete with British textiles in the world markets. The second reason was that the British imposed high duties on the import of Indian textiles into Britain. By the beginning of the 19th century, the British cotton textile ousted Indian textiles from Africa, Europe and America. तो ये कहता है कि पहला भारतीय वस्त्रों को दो विकासों द्वारा भारी झटका दिया गया था। पहला ये था कि उन्हें अब विश्व बाजारों में ब्रिटिश वस्त्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी थी। दूसरा कारण ये था कि ब्रिटिशों ने ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों के आयात पर उच्च शुल्क लगाया था। ठीक है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक ब्रिटिश सूती वस्त्र अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका से भारतीय वस्त्रों को हटा देते थे। This led to thousands of weavers in India becoming unemployed. There were no European or British buyers for their goods and no advance was given to them by foreign agents. Their petitions to
गवर्नमेंट फॉर हेल्प रिसीव्ड नो रिस्पॉन्स। तो ये कहता है कि जो इससे भारत में हज़ारों बुनकर बेरोजगार हो गए थे। अमेरिका से भारतीय वस्त्रों को हटा दिया गया था, मतलब अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका से। इससे भारत में हज़ारों बुनकर बेरोजगार हो गए। उनके माल के लिए कोई यूरोपीय या ब्रिटिश खरीदार नहीं थे और विदेशी एजेंटों द्वारा उन्हें कोई अग्रिम नहीं दिया गया था, एडवांस नहीं दिया गया था। मदद के लिए जो है सरकार की उनकी याचिकाओं का कोई जवाब नहीं मिला था। ये देखिए एवीवर शॉप दिखाई गई है यहाँ पे, एवीवर इन कॉलोनियल इंडिया, इंडिया में दिखाया गया कि कैसे धागा बुन रहा है ये। उसके बाद आता है बच्चों कि आगे देखिएगा, वी मस्ट स्ट्रेव फॉर फूड। यहाँ पे मेजर सेंटर्स दिखा रखे हैं विविंग इन द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी के जो बाद में सेंटर्स आए थे विविंग के, वो दिखाए गए हैं। प्लेन वाइट चेक्स एंड स्ट्रिप्स, चिंट्स और सिल्क, ठीक है, छीट वगैरह का, सिल्क वगैरह का। We must strive for food. In 1823, the company government in India received a petition from 12,000 viewers stating, तो ये कहता है कि हमें भोजन के लिए भूखा रहना चाहिए। We must strive for food, ये हमारा टॉपिक है यहाँ पे। इन 1823 में द कंपनी गवर्नमेंट इन इंडिया रिसीव्ड ए पेटिशन फ्रॉम 12,000 व्यूअर्स स्टेटिंग, भारत में कंपनी की सरकार ने 12,000 बुनकरों की एक याचिका प्राप्त की। आवर एंसेस्टर एंड वी यूज टू रिसीव एडवांसेस फ्रॉम द कंपनी एंड मेंटेन आवर सेल्स एंड आवर रिस्पेक्टिव फैमिलीज बाय वीविंग कंपनीज सुपीरियर असॉर्टमेंट्स। Owing to our misfortune, the orange have been abolished ever since, because of which we and our families we distressed for want of the means of livelihood. We are weavers and do not know any other business. We must strive for food. If the Board of Trade do not cast a look of kindness towards us and give orders for cloth. Processing of the Board of Trade 3 February 1824। हमारे पूर्वजों और कंपनी से अग्रिम प्राप्त करते थे, हमारे पूर्वज और हम कंपनी से जो एडवांस प्राप्त करते थे और कंपनी के बेहतर वर्गीकरण को बुनकर अपने और अपने परिवारों को बनाए रखते थे। अधिक से अधिक मिसकैरेज के जो हैं कारण औरंग को तब से समाप्त कर दिया गया है, जिसके कारण हम और हमारे परिवार आजीविका के साधनों के लिए व्यथित हैं। हम बुनकर हैं और किसी अन्य व्यवसाय को नहीं जानते हैं। हमें व्यापार के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि व्यापार मंडल ने हमारे प्रति दयालुता का परिचय दिया और कपड़े का ऑर्डर दिया, व्यापार मंडल की कार्यवाही 3 फरवरी 1824। उसके बाद बच्चों, द रोस्ट ब्लो वाज गिवन टू क्लॉथ वेवर्स एंड स्पिनिंग इन द 1830s। ब्रिटिश कॉटन cloth flooded the Indian market. By 1880s, 2/3 of all cotton clothes worn by Indians were made of cloth produced by Britain. But handloom weaving did not completely die in India. The reason was that some kind of cloth could not be supplied by machines. Cloths with traditional woven patterns and saris with intricate borders could not produced by machines. These traditional designs had a wide demand not only among the rich but also among the middle classes. तो ये कहता है कि सबसे बुरा झटका 1830 के दशक में कपड़ा बुनकर और स्पिनरों को दिया गया था। ब्रिटिश सूती कपड़े ने भारतीय बाजार में पानी भर दिया। 1880 के दशक तक भारतीयों द्वारा पहने जाने वाले सभी सूती कपड़ों का 2/3 हिस्सा ब्रिटेन द्वारा निर्मित कपड़े से बना था। लेकिन हथकरघा बुनाई पूरी तरह से भारत में नहीं हुई। कारण ये था कि मशीनों द्वारा किसी प्रकार के कपड़े की आपूर्ति नहीं की जा सकती थी। पारंपरिक बुने हुए पैटर्न वाले कपड़ों और जटिल सीमाओं वाली साड़ियों को मशीनों द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता था। इन पारंपरिक डिजाइनों की न केवल अमीरों के बीच बल्कि मध्यम वर्गों के बीच भी व्यापक मांग थी। तो हमने जो है बच्चों आज 59 पेज तक रीड कर लिया। आप लोग भी इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। आगे का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।